चाय पे चर्चा पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पार्लियामेंट के सेशन के बारे में, क्योंकि मोदी गवर्नमेंट 2.0 का पहला पार्लियामेंट सेशन खत्म होने वाला है। उनका बजट पास हुआ है, लेकिन बजट से ज्यादा महत्वपूर्ण मैं समझती हूँ ये ट्रिपल तलाक बिल है। ये एक तौर से एक शक्ति प्रदर्शन हुआ है मोदी गवर्नमेंट का, क्योंकि पिछले टाइम मोदी गवर्नमेंट ये पास नहीं कर पाई, लेकिन इस टाइम इवन तो उनके पास राज्यसभा में मेजोरिटी नहीं थी, उन्होंने इस बिल को पास कर लिया। तो इस तौर से अपनी बहुमत उन्होंने अब बिल्कुल सिद्ध कर दी है। और इसका क्या इम्पैक्ट होगा आगे पॉलिटिक्स में, और ऑपोजिशन क्यों इतनी बेहाल है, ऑपोजिशन ने क्यों ये सब होने दिया, इसकी बात हम चर्चा करेंगे। और चर्चा में मेरे साथ जुड़ेंगे निर्मल पाठक जो है एडिटर भाषा, आदित्य फडणवीस पॉलिटिकल एडिटर बिजनेस स्टैंडर्ड, और आलोक मेहता जी वरिष्ठ पत्रकार। निर्मल जी, गवर्नमेंट ने तो एक तौर से सिंबॉलिक हो गया ना ट्रिपल तलाक बिल, इस शोज की ऑपोजिशन बिल्कुल कहीं की नहीं रही। अपोजिशन ऐसा नहीं है कि वो क्योंकि राज्यसभा में तो अपोजिशन के पास अभी भी मेजोरिटी है, लेकिन मुझे लगता है कि अपोजिशन में वो एक जो विल पावर, इच्छा शक्ति जो होनी चाहिए थी इसको डिफीट करने के लिए, चाहे उसको आप राजनीतिक तौर पर कहें या फिजिकली भी, वो नहीं था। और दूसरा, जिस तरह से 2019 का मैंडेट आने के बाद मोदी सरकार ने जिस तरह से ताबड़तोड़ कई जगह जो उनके विरोधी दल के लोग थे उनको उन्होंने बीजेपी में शामिल करवाया है। जैसे कर्नाटक में सरकार गई, गोवा में 10 एमएलए कांग्रेस के बीजेपी में आ गए, वहां उन्होंने अपनी मेजोरिटी प्रूव की। इस तरह की जो सारी जो एक्टिविटीज हुई हैं उसकी वजह से अपोजिशन में एक डीमोरलाइजेशन बहुत ज्यादा हुआ है, और उसका असर ये संसद के इस सत्र पे बिल्कुल साफ दिखा है। लोकसभा में थोड़ा बहुत हल्ला गुल्ला किया, क्योंकि वहां उनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास वहां पर बहुत अच्छी मेजोरिटी है, लेकिन राज्यसभा में जहां वो भारतीय जनता पार्टी को, सरकार को परेशान कर सकते थे, वहां भी वो इसमें सफल नहीं हुए। आरटीआई जो कि यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी का बहुत ही उनका बिल्कुल जिसके लिए उन्होंने यूपीए उनकी सरकार रहते हुए उन्होंने काफी अपनी सरकार में उन्होंने काफी लड़ाई लड़ी उस बिल को पास कराने के लिए। उसमें अमेंडमेंट जितनी आसानी से पास हो गए राज्यसभा में, वो एक इंडिकेशन था कि ट्रिपल तलाक पे भी कोई बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होने वाली है। उसमें फिर बहुत सारे जो क्षेत्रीय दल हैं उनके अपने अपनी परेशानियां हैं, वो कहीं ना कहीं कोई किसी स्कैम में फंसा हुआ है, कोई कहीं है, उनके सबके केसेस चल रहे हैं। और जितने इंडिविजुअल लीडर्स के भी, और दूसरा जो पॉलिटिकल पार्टीज, रीजनल पार्टीज हैं, वो ज्यादातर अभी सिर्फ इसी सरकार में नहीं, इससे पहले कि अगर यूपीए का भी देखेंगे तो उस समय भी रीजनल पार्टीज सेंटर की गवर्नमेंट पे डिपेंड रहते थे, और इस समय भी हैं। जैसे कल उसमें ट्रिपल तलाक वाले में जिस तरह से नॉन एनडीए पार्टीज जो थी, जेडीयू हो या टीआरएस हो, इन लोगों ने जैसे वॉकआउट किया, एनसीपी के कुछ लीडर्स एब्सेंट रहे। ये सारी चीजें पहले भी होती थी, पर अब इतना ज्यादा ये दिखने लगा है, क्योंकि एक उसके साथ साथ जो अपोजिशन में एक डीमोरलाइजेशन है, जो अपोजिशन बिल्कुल एकदम हताशा वो उसकी साफ दिख रही है। ठीक ट्रिपल तलाक के पहले दिन, आप एक दिन पहले उससे देखिए, संजय सिंह जो अमेठी से आते हैं, और 2014 के चुनाव के ठीक पहले कांग्रेस उनको असम से राज्यसभा में लेके आई, उन्होंने पार्टी छोड़ दी। ये सारी चीजें दिखाती हैं कि विपक्ष बहुत ही बुरी तरह से हताश है, और उसका फायदा पूरा जाहिर है कोई भी सरकार होती, भारतीय जनता पार्टी है, जब भी इस तरह की स्थिति होगी तो जो सरकार में है वो अपना फायदा उठाएगी। आदित्य, मोदी गवर्नमेंट के तौर से वॉकओवर मिल गया है, पर इस मैंडेट से जो अब तक कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि ये काफी है और भी बहुत कुछ कर सकते हैं? देखिए, पहली बात तो पिछली बार जो मोदी सरकार ने गलतियां की थी, उदाहरण के तौर पर पहले 1.5 साल पूरा लैंड एक्विजिशन बिल को लेके जो जिस तरह का पशुपेश में फंस गई थी सरकार, वो मेरे ख्याल से इस बार वो दोहराना नहीं चाहती है। तो उसको मालूम है कि हमारा बहुमत है, लोकसभा में तो खैर है ही, और राज्यसभा में भी किसी तरह से पुचकार के या प्रलोभन देके ऑपोजिशन को अपनी तरफ लाया जा सकता है। और उनको ये भी इस बार ये बोध है कि पहले 2 साल में जो सबसे कठिन लेजिस्लेशन है वो पहले 2 साल में खत्म कर देना है। तो मेरे ख्याल से मेरा अनुमान है कि 35A जम्मू और कश्मीर के विशेषाधिकारों को लेके जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स वगैरह लाने वाले हैं, जो कि जिसके
जिसकी चर्चा हो रही है और उसमें प्रतिबद्ध है वो। उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में भी कहा है कि हम ये करेंगे। वो मेरे ख्याल से सरकार के पहले 2.5 साल में पूरा हो जाएगा ये। और उनको ये भी मालूम है कि इस समय जितना मतलब विपक्ष ने तो पूरी तरह से हथियार डाल दिए हैं और एक तरह से चरमरा के गिरने की हालत में है। तो अब ऐसी परिस्थिति में यदि सरकार तब भी इसका लाभ नहीं उठाए तो फिर तो मतलब तो उम्मीद नहीं है हम लोगों को। पिछली बार हमने देखा कि किस तरह से ऑपोजिशन ने कम से कम एक बार जो SC/ST कमीशन का बिल था जिसके चलते जिसमें अमेंडमेंट करना था और उस समय भाजपा का कोरम नहीं था, एनडीए का कोरम नहीं था उस समय अपर हाउस में। और कांग्रेस, हालांकि कांग्रेस इसके प्रति प्रतिबद्ध थी कि हमको हम अमेंडमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन दिखाने के लिए कि आपका बहुमत नहीं है राज्यसभा में, उन्होंने वो बिल गिरवा दिया और फिर सरकार को बहुत मशक्कत करनी पड़ी। फिर वापस लोकसभा गया, फिर वापस राज्यसभा आया। तो एक दिखाने के लिए एक लड़ाई उस समय लड़ रही थी कांग्रेस। अब तो मेरे ख्याल से पूरी तरह से हताश और एक ऐसी निराशा में डूबी हुई है। हालांकि निराशा का क्या कारण है ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। अभी तो सरकार 3 राज्यों में सरकार बनी है कांग्रेस की, तो क्यों इतनी गहरी एक तरह से खाई में डूबी हुई है कांग्रेस, ये समझ में नहीं आता। शायद आप बताएंगे क्यों इतनी गहरी खाई में डूबी हुई है कांग्रेस? नहीं, देखिए, मुझे जो लगता है, एक तो जैसे हम लोग चुनाव के समय में आपके साथ और लोगों से चर्चा करते रहे कि कैसे ये फ्लोर बूथ मैनेजमेंट जब किया था, ऐसे ही फ्लोर मैनेजमेंट भी एक अपने आप में संसद का एक पुराना जो लोग पार्लियामेंट कवर करते हैं। तो एक तो ये तरीका कि किन लोगों को हम अपने साथ जोड़ सकते हैं जब बहुमत से, जब स्ट्रेटेजी में जैसा अभी रेड्डी जी कही थी, कांग्रेस भी कोशिश करती थी, लेकिन उनमें भी कई ऐसे नेता थे जो दूसरों के साथ, चाहे वो अहमद पटेल हो, गुलाम नबी आजाद हो, मतलब एक कॉन्फिडेंस भी होता था कैसे और लोगों को भी एसपी को समर्थन लेकर के यूपीए चला ना। इनका यह है कि एक तो मेरा मानना है कि बीजेपी एक लॉन्ग टर्म से हमेशा अपनी तैयारी करती है, जो मोदी और अमित शाह की जोड़ी का भी है कि वो वर्षों तक उसकी तैयारी करते हैं और उसकी पूरे हिसाब से उन तलाक वाले मामले में पिछली बार नहीं होने से उनको पब्लिक में जो मैसेज देना था देते रहे, मंदिर में जो मैसेज देना है वो देते रहे, और इस बार उनके दिमाग में क्लियर था कि हम इसको करके ही करना है। तो बीजेडी, जैसे आप देखें ना, उड़ीसा में चुनाव लड़ते हुए नवीन पटनायक के साथ एक अच्छा तालमेल उन्होंने रखा और जैसा चाहे ये लड़ाई लड़ी भी। और जो क्षेत्रीय क्षेत्र में कांग्रेस की जो कमी है, जो चर्चा कर रही है, प्रॉब्लम ये कि आपका लीडरशिप आपने सबको लगभग खत्म कर दिया या खत्म हो गई। जो ये भी दोनों बातें कह सकते हैं। चाहे आई कमलनाथ तो मजबूरी में बनाया गया, अभी आप जो करें वो जीता इसलिए कि आपको वो राहुल गांधी वैसे नहीं जीते, वो कमलनाथ के अपने पुराने जो काम थे या दिग्विजय सिंह का काम था या सिंधिया का, जो सिंधिया तो खुद भी हार गया। तो लेकिन वैसी स्थिति मुझे लगता है कि ये जो तलाक का बिल है, इस पर एक बड़ा मैसेज, और मैं समझता हूं कि ये बड़ा ऐतिहासिक भी है। कम से कम हम लोग मीडिया के नाते या कहीं पर भी कहें, सामाजिक क्षेत्र में जो लोग सक्रिय होंगे, चाहे वो बीजेपी की सफलता कहे, उससे ज्यादा देश के लिए भी एक बड़ा काम है जो दुनिया में मैसेज जाता है कि हमने एक माइनॉरिटीज के लिए एक बड़ा एक ऐसा, महिलाओं के लिए खास करके हुआ। तो एक ऐतिहासिक, एक मेरा मानना है कि इस बार वो 2 साल में करें, 3 साल में करें, मोदी सरकार का एक टारगेट है कि हम कुछ ऐतिहासिक निर्णय करें। चाहे वो कश्मीर समस्या का हल हो 35 से, पर मैं थोड़ा ऐसा मानना है जो दावा वो करते हैं उसके लिए संविधान में 370 के लिए संविधान से जरूरत है, 35 के लिए वो राष्ट्रपति से चाहे तो करवा सकते हैं। तो मेरी ऐसी है कि 1 साल के अंदर वो 35 पर भी कोई समय आपको हमें नहीं बताएंगे, रात को नोटबंदी भी कर दी गई तो 35 में जाके दस्तखत राष्ट्रपति कर दें। और संसद से स्वीकृति में भी कई लोग कश्मीर समस्या का हल इतना तो मानते ही हैं, आप इन्वेस्टमेंट कर सकें, आप वहां जाके लोग रह सके, वो उससे जुड़ सके। या 15 अगस्त को पूरे कश्मीर में यह भी जो लगाई गई है, उन्हें 10,000 सैनिक भेजे गए, इसलिए कि हर जिले, हर पंचायत में हम तिरंगा फहराएंगे। मुझे लगता है देश में कोई पार्टी इसका तो विरोध नहीं कर सकती। तिरंगा लगाने पर आप कैसे आपत्ति करें? तो ये जो स्ट्रेटेजी है, मुझे लगता है कि उसका लाभ मिल रहा है। और अपोजिशन इसलिए, आप बताइए दिल से, कांग्रेस यदि तलाक वाले मुद्दे पर साथ न दे तो उसका आगे का भविष्य भी चौपट हो रहा है। समाजवादी आफ्टर ऑल माइनॉरिटी आपका वोट है, लेकिन उसके बाद भी इसमें बल पर भी काम करेंगे। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा अपोजिशन दिशाहीन है, उसने अपनी दृष्टि नहीं बनाई है और कांग्रेस का कोई नेतृत्व ही नहीं है।
या इसी के बारे में, कांग्रेस के नेतृत्व के बारे में थोड़ा सा बताइए निर्मल जी, हो क्या रहा है? देखिए, इसके राहुल गांधी के इस्तीफे के, देखिए चुनावी हार तो 2014 में भी हुई थी, उस समय सिर्फ 44 सीट आई थी, इस बार तो कम से कम चलो 6 या 7 सीट तो बढ़ी है। और राहुल गांधी से किसी ने इस्तीफा भी नहीं मांगा था, राहुल गांधी को किसी ने ब्लेम नहीं किया था। आपको ध्यान होगा 98 में वाजपेयी जी की सरकार बन गई थी और सोनिया गांधी को लेकर बहुत ज्यादा निराशा थी, सोनिया गांधी के नेतृत्व को लेकर। उस समय 2002 में शायद जयराम रमेश ने कहा था कि सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस अगले 50 साल तक सत्ता में नहीं आ सकती। राहुल गांधी के लिए तो ऐसा किसी ने नहीं कहा, क्योंकि कांग्रेस के लोग 10 साल तक सत्ता भोग के वो बैठे हुए हैं। अब तो 5 साल उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, सब खाए पिए लोग हैं। अब राहुल गांधी का टेस्ट अब शुरू होना था। ये तो सभी लोग मान रहे थे कि 2019 में बहुत मुश्किल होगा। खुद राहुल गांधी ने बीच में अपने एक आध इंटरव्यू में कहा कि 2024 की तैयारी वो कर रहे हैं। तो जब आप 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो 2019 में हार से आप इतना ज्यादा कैसे हो गए? तो ये बहुत ही इमैच्योर फैसला था जो इस्तीफा देने का, और उसकी वजह से अब वो चेन रिएक्शन है। अभी कोई नया अध्यक्ष बन नहीं सकता, या तो गांधी फैमिली पूरी तरह से पार्टी से बाहर हो जाए, और या फिर गांधी परिवार के पास नेतृत्व रहे। उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, न गांधी परिवार के पास ऑप्शन है, न कांग्रेस के पास ऑप्शन है। जो भी अध्यक्ष बनेगा वो 6 महीने के बाद उसके खिलाफ कहीं न कहीं से बगावत की वो शुरू हो जाएंगी। कोई मध्य प्रदेश में अपनी कांग्रेस बना लेगा, कोई राजस्थान में बना लेगा, कोई कर्नाटक में बना लेगा। तो वो एक उस जो केओस कहते हैं उस तरह की स्थिति अभी कांग्रेस में बनी हुई है। किसी को नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। तो उसमें अब जिस तरह के भी जब इस तरह की संकट की स्थिति होती है उसमें सरकार को तो फायदा हो ही रहा है उसका। जो पार्टी में जो छत्रप जो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं वो लोग, उनको भी अपना मौका मिल रहा है अपने तरह से खेलने का, अपने जो उनके अपने पर्सनल जहां उनको फायदा हो सकता है उस तरह के फैसले वो कर रहे हैं, ले रहे हैं, जिसमें ये संसद में वोटिंग का भी है। किसी ने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया विपक्ष को एकजुट करने का, वो हो सकता है वो भी किसी न किसी की गवर्नमेंट के मैनेजर्स से बातचीत हो रही हो। तो ये सारी चीजें, इस तरह की बातें जैसे जैसे और ज्यादा बढ़ती जाएंगी और पार्टी में एक भ्रम की स्थिति और बढ़ेगी उससे। तो इसी के बारे हेलो और आपका स्वागत है चाय पे चर्चा पे। हम बात कर रहे थे, शुरू तो हमने मोदी गवर्नमेंट की थी, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं विपक्ष के बारे में, क्योंकि मैं देखती हूँ आजकल जो भी डिस्कशन होती है गोल फिर के एक कांग्रेस की समस्या पे आ जाती है, क्योंकि जब तक विपक्ष नहीं है तो फिर मतलब पॉलिटिक्स में एक अच्छा विपक्ष चाहिए, और कांग्रेस ही है सबसे बड़ी पार्टी। निश्चित रूप से अब आप देखें तो कांग्रेस ही एक ऐसी राष्ट्रीय पार्टी है जिसका अस्तित्व जिसका अंग्रेजी में कहते हैं ब्रांड रिकॉल। पूरे देश में कहीं भी जाएं आप तो लोग कांग्रेस को जानते हैं, उसको मानते हैं, और खासतौर से इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू की जो धरोहर है वो लोगों को याद है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पूरी तरह से भुला दिया है। लेकिन अब लग रहा है कि कांग्रेस एक अपने ही बनाए हुए एक कुएं में डूबी हुई है, और वो कुआं दिनों दिन गहरा होता चला जा रहा है। तो समस्या, व्हाट इज द आंसर देन, कि गांधी फैमिली बिल्कुल ही विड्रॉ करे या प्रियंका बने या असली चुनाव होए? अब ये तो मेरे ख्याल से कोई भी इसका जवाब नहीं दे सकता है, लेकिन ये इसमें कोई शक नहीं है कि गांधी परिवार कांग्रेस को पूरी तरह से कांग्रेस पर कंट्रोल छोड़ना नहीं चाहता है। और जब तक वो पूरी तरह से छोड़ेगा नहीं और कांग्रेस को नए सिरे से बनाया नहीं जाएगा, उसकी सर्जना नहीं होगी, तब तक मेरे ख्याल से कुछ भी बदलाव बहुत मुश्किल है। या तो ये सब छोड़ देना चाहिए कि कांग्रेस मेरी नहीं है, पर ये भी नहीं हो रहा है, या फिर खुल के कहो कि हाँ कांग्रेस मेरी है, जिम्मेदारी मेरी है और मैं इसको दोबारा बनाऊंगा या बनाऊंगी। तो अब ऐसा स्वर तो कोई भी नहीं, कहीं से भी नहीं सुनाई दे रहा। देखिए, कांग्रेस के पास बहुत अच्छा मौका था 2004 में जब वो सरकार में आए थे। उस समय सोनिया गांधी के पास बहुत अच्छा मौका था कि वो ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत करते और रीजनल छत्रप्स खड़े करते, जो राहुल गांधी ने बाद में कहा कि हमको हर प्रदेश में 3-4 नेता चाहिए। कहने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन आपने कितने नेता खड़े कर दिए पिछले 5 साल में?
तो 2004 ये चीजें तब होती हैं जब आपके पास सत्ता होती है। हमारा ये हर पार्टीज के पास, हर पॉलिटिकल पार्टी का यही फंडा है। भारतीय जनता पार्टी 2014 में सत्ता में आई है, उन्होंने देखिए कितने हर जगह उन्होंने अपने नया नेतृत्व खड़ा कर दिया। महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, हर जगह, गोवा में, तो वो उस उत्तराखंड में वो हर उस स्ट्रेटेजी पे काम कर रहे हैं। एक पूरी उन्होंने जनरेशन चेंज कर दी है लीडरशिप की। लेकिन कांग्रेस में 2004 के बाद क्या हुआ? मुश्किल से आप 2004 से 2014 तक का अगर आप रिकॉर्ड निकालेंगे तो मुश्किल से 3 या 4 सीडब्ल्यूसी की मीटिंग हुई होंगी। उसमें से 3, अगर 4 हुई हैं तो 3 उसमें से ओबिचुरी के लिए हुई हैं। तो जो सोनिया गांधी 2004 से पहले हर 6 महीने में एक सीडब्ल्यूसी की मीटिंग और हर साल भर में एक बार एआईसीसी की मीटिंग कर रही थी, 2004 के बाद उन्होंने संगठन को बिल्कुल छोड़ दिया उसके हाल पे। तो कहां से संगठन बनेगा और कहां से नेता पैदा होंगे आपके? गुड पॉइंट। देखिए, मैं थोड़ा सा सहमत हूं। मेरा तो मानना है कि सोनिया गांधी की वजह से पार्टी फिर भी थोड़ी खड़ी रही। अच्छा। ये हुआ है कि मैं इसलिए मान रहा हूं कि अपना एक अलग राय भी हो सकती है। मुझे लगता है कि पार्टी को सबको कैसे जोड़े रखें। उनके सामने जो चुनौती थी, देखिए नरसिंह राव के समय में ही नरसिंह राव ने सबका, चाहे माधव सिंधिया, राजेश पायलट, सबको खत्म करने की कोशिश की। नरसिंह राव असली जड़ है कांग्रेस को खत्म करने के लिए, जिन्होंने ये ऐसी कोशिश की कि भाई ये कोई विद्याचरण शुक्ला तक को हवाला में फंसा दिया था। मेरा ये मानना है, अच्छा उन्होंने खुद भी कहा, देखिए आलोक, मैंने उनसे पूछा कि आपने विद्याचरण शुक्ला को क्यों किया? उन्होंने कहा देखिए ऐसा है, मैंने इन्फॉर्मल बातचीत में चाहे माना कि नंबर 1 का कोई नहीं होता। मतलब जो भी यदि होगा तो हो, कोई ऐसा उत्तराधिकारी न। उनसे मैंने किताब लिखती राव के बाद कौन, उन्होंने कहा कि देखिए क्या जल्दी है इनको बनने की। तो ही डजंट वांटेड कि शरद पवार बने, कि नरेंद्र तिवारी बने, कि राजेश पायलट बने, यंग लोगों में से भी। ऐसे ही मनमोहन सिंह ने वही पॉलिसी अपनाई। उन्होंने किसी को भी यंग आदमी को, आप आरपीएन से पूछ लीजिए, अकेले जाके आपने पूछा दीजिए, कई बात करिए, जो ही वॉज ए होम मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर, वो कहते थे भाई साहब मेरा यदि इंटरव्यू दे दिया, तो हम लोग दफ्तर में भी आके वैसे इंटरव्यू दे देते थे कभी करने को, कहते थे यदि ज्यादा मेरा आ जाएगा तो मेरा पत्ता कट जाएगा। अब उसको आप कांग्रेस की लीडरशिप कहिए या मनमोहन सिंह का, लेकिन उन्होंने कोई ऐसी छूट उन मंत्रियों को नहीं दी। अब सचिन पायलट, वो लोग कोई काम ही नहीं कर पाते थे, उनको राज्य मंत्री बना के जो उभारना था, जो अभी निर्मल कह रहे थे, वो सही है। तो ये लीडरशिप की क्वालिटी पर होता है कि आप उनको कितना से दें। उनको जहां राज्यों में सरकारें नहीं थी, वहां यदि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये वो सब जगह दूसरी सरकारें बीजेपी की थी, वहां नेतृत्व तो हो नहीं सकता था। यहाँ पे जिनको बनाना था, कमलनाथ को तो आपने सेकंड लीडर भी नहीं बनाया। कमलनाथ को तो अभी चूंकि पैसा देना था पार्टी में, चुनाव के पैसा कौन खर्च करेगा, इसलिए कमलनाथ को लीडर बनाया। वरना तो कमलनाथ जी तो आखिरी तक उनको 3 साल पहले बनाया होता, लोकसभा में महत्व दिया होता। खड़गे साहब को कौन जानता? गाजियाबाद चले जाइए, गाजियाबाद तो खड़गे साहब को वहां कोई नहीं जानता था। तो इन्होंने लीडरशिप कमजोर रखी। आज उसका नतीजा है कि कांग्रेस में लीडर विहीन है। दिग्विजय सिंह को वो खुद ही काटते थे कि भाई ये आगे न बढ़ जाए, उन्होंने कुछ संन्यास पहले ले लिया, फिर बाद में भी उनको पीछे रखा, दूसरे नेताओं को पीछे रखा। तो आप ऐसे नेता जो बौने, जिनका कहना चाहिए कोई पब्लिक में मास फॉलोइंग नहीं है, या वसंत साठे, अंतुले जो इंदिरा गांधी के साथ आए, विद्याचरण शुक्ला, जो भी लोग रहे पावर के आने के बाद, लड़ाकू तो इनमें से कोई भी नहीं है, सब राज्यसभा वाले नेता हैं, लोकसभा वाले नेता ही नहीं है। ज्योतिरादित्य सिंधिया कभी, मैं तो लिखा भी था अपने मैगजीन्स में, कि वो कभी ग्वालियर से भोपाल बाय रोड ही नहीं जाते थे। और माधव सिंधिया का ये था कि वो सड़क ऊपर से हेलीकॉप्टर से पहचान लेते, यहाँ मंडी बाजार लगा हुआ है। तो जब आप पैदल जाएंगे ही नहीं, आप सड़क पर काम नहीं करेंगे, तो आपका लीडरशिप कहां से? आप चुनाव, इसलिए चुनाव हार गए हो। बट थैंक यू सो मच। बिल्कुल समय खत्म हो गया, लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात तो आई है कि हम बात करें पार्लियामेंट की या देश की राजनीति की। मोदी गवर्नमेंट तो ठीक चल रही है, लेकिन विपक्ष को कुछ करना पड़ेगा, विपक्ष में खासतौर से कांग्रेस को। लेकिन अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।